नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल इजली एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग में आपका स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बेसिक कंपोनेंट रजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर्स के बारे में बात करेंगे। यकीन मानिए दोस्तों, मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि रजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर AC और DC करंट के साथ किस तरह का बिहेव करेंगे। तो आइए सीधे टॉपिक पे चलते हैं। रजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर ये इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बेसिक पैसिव कंपोनेंट्स हैं। पैसिव और एक्टिव कंपोनेंट्स के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम ये जान लें कि रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर के सिंबल्स कैसे होते हैं। तो ये हमारा रजिस्टर है, रजिस्टर का सिंबल है। ये हमारा कैपेसिटर है, कैपेसिटर का सिंबल है। और ये हमारा इंडक्टर है। हमें जानना यह है कि ये AC और DC अगर इसके इनपुट पर अप्लाई किया जाए तो आउटपुट पर हमें क्या मिलेगा, हमें यह जानना है। AC और DC का फुल फॉर्म जान लीजिए। AC का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट, DC का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब ये होता है कि वह करंट जो टाइम के साथ अपना एम्पलीट्यूड चेंज कर रही हो। और DC का मतलब होता है कि टाइम के साथ उसके एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं होता है। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। अल्टरनेटिंग करंट का जनरली लोग फंडामेंटली समझते हैं कि साइन वेव जो चल रही है वही अल्टरनेटिंग करंट है। अल्टरनेटिंग करंट स्क्वायर फॉर्म में भी हो सकती है, ट्रायंगुलर फॉर्म में भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी होती है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसके बाद आता है हमारा डीसी करंट। डीसी करंट जो है एक प्योर डीसी होती है, एक इम्प्योर डीसी होती है। प्योर डीसी जो है वो एक एकदम स्ट्रेट लाइन होगी, उसमें कोई भी हार्मोनिक्स नहीं होते हैं। इम्प्योर डीसी में यह भी एक आपको एक टाइम के इंटरवल पे चेंज कर रहा है, बट अगर आप इसमें कुछ एवरेज वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपको कुछ डीसी एक कंपोनेंट एवरेज वैल्यू मिलेगी। लेकिन यहीं पर अगर आप साइन वेव या किसी भी ट्रायंगुलर वेव का अगर एवरेज निकालेंगे तो वो एकदम जीरो ही रहेगा हमेशा। इसीलिए डायरेक्ट करंट का एम्पलीट्यूड हमेशा टाइम के साथ कांस्टेंट रहता है। इस इम्प्योर डीसी की भी आप एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो आपको टाइम के साथ एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, इसीलिए इसे इम्प्योर डीसी कह रहे हैं हम। अब आते हैं सबसे पहले रजिस्टर के इनपुट पर अगर हम साइन वेव देंगे तो आप रजिस्टर को एक स्पीड ब्रेकर की तरह समझिए। यह इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट नहीं है, यह समझने की चीज है कि अगर आप इस रेजिस्टेंस को एक स्पीड ब्रेकर की तरह समझेंगे तो साइन वेव इस पर लड़खड़ाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। इसका मतलब है कि आपको आउटपुट में भी साइन वेव मिलेगी, यानी AC करंट इनपुट में देंगे तो आउटपुट में भी AC करंट मिलेगी। चूंकि इसमें उसकी स्पीड कम हो जाएगी, अगर स्पीड ब्रेकर से कंपेयर करें तो जो उसका एम्पलीट्यूड होगा वो कम होगा। लेकिन फंडामेंटल यहाँ स्पीड कम होने का नहीं है। यहाँ पर फंडा ये है कि इसके अक्रॉस एक वोल्टेज ड्रॉप होगा, इस रजिस्टर के अक्रॉस एक वोल्टेज ड्रॉप होगा, जिसके कारण आउटपुट में हमको कम एम्पलीट्यूड की AC करंट मिलेगी। इसके बाद आता है हमारा DC करंट। DC करंट के साथ भी यही बिहेवियर होगा। थोड़ा सा हम इसे इरेज कर दें। अगर आप DC करंट भी सोचते हैं तो DC करंट भी मान के चलिए कि एक स्ट्रेट लाइन में है जो कि इस ब्रेकर के ऊपर से गुजरेगी, और जब गुजरेगी तो उसका एम्पलीट्यूड कम होगा, यानी इसके टर्मिनल्स पे एक वोल्टेज ड्रॉप होगा। यहां पर एक वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, जिसकी वजह से हमको आउटपुट में भी DC मिलेगी, जिसका कि एम्पलीट्यूड कम होगा। अब आते हैं हम दूसरे कैपेसिटर पर। इसे इरेज कर दें। कैपेसिटर के साथ AC क्या बिहेवियर होगा। यह है AC साइन वेव। कैपेसिटर के आउटपुट में हमको AC साइन वेव मिलेगी, यानी अल्टरनेटिंग करंट आउटपुट में मिलेगी, चाहे साइन हो, चाहे ट्रायंगुलर हो, चाहे स्क्वायर हो, आउटपुट में मिलेगी। लोग जनरली यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैपेसिटर में AC पास होती है कि DC पास होती है। तो इसको समझने का बड़ा ही लेमैन रूल है कि आप ये समझिए कि AC वेव जो है इस फॉर्म में चल रही है, और जब यहां से गुजरेगी तो ये इसमें से पार हो जाएगी। इस प्रकार से आपको आउटपुट में AC सिग्नल मिलेगा। अगर आप इस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे अपने मस्तिष्क में तो ये कभी भी भूलेंगे नहीं कि AC वेव कैपेसिटर के थ्रू पास होगी या ब्लॉक होगी। तो हमेशा ध्यान रखिए कि AC वेव जिगजैग में है और वो कैपेसिटर के बीच से निकल जाएगी।
ये इंजीनियरिंग फिनोमिना नहीं है, ये समझने की चीज है, इससे आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देख लेते हैं डीसी के साथ इसका, पहले इसमें जान लेते हैं कि ये चूंकि एसी सिग्नल को पास करती है, एसी में फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होता है, तो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, जितनी घनी सिग्नल होगी, जितनी जल्दी 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 ये अपने साइकिल को चेंज करेगी, ये उतनी इजीली पास हो जाएगी, क्योंकि उसके यहाँ पर अटकने के चांसेस कम होंगे। करंट ऐसे पास होती नहीं है, ये आपके समझने के लिए है। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, इसके पास होने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। इसका मतलब ये हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को पास कर देगा, और लो होते होते जब डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 हो जाती है तो उसको ब्लॉक कर देगा। इसीलिए कैपेसिटर का प्रयोग हमेशा हाई पास फिल्टर की तरह होता है, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी की सिग्नलें इसमें पास हो जाएंगी और लो फ्रीक्वेंसी वाले ब्लॉक हो जाएंगे। जो आपके कार में, घरों में, स्पीकर में ट्यूटर्स लगे होते हैं, उनमें जो फिल्टर लगे होते हैं उसमें यही कैपेसिटर लगे होते हैं, जो कि हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को पास कर देते हैं, लो फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे ट्यूटर में झंझनाहट की एक आवाज़ आती है। अब हम आते हैं अपने अगले पॉइंट पर कि इसका डीसी के साथ कैसा बिहेवियर होगा। तो डीसी के बिहेवियर देखने के लिए पहले इसे इरेज कर दें। डीसी के साथ जब इसके इनपुट पर डीसी अप्लाई करेंगे तो आउटपुट में डीसी नहीं मिलेगी, पास नहीं होगी। इसको सिंपल फिनोमिना से आप ऐसे समझिए कि जब डीसी यहाँ से जाने का प्रयास करेगी तो इसे ये ब्लॉक कर देगा, ये इसे आगे नहीं बढ़ने देगा। इसीलिए डीसी में हमको यहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड नहीं मिलेगा, तो कैपेसिटर से डीसी पास नहीं होगी। चलिए अब आते हैं हम इंडक्टर पे। इंडक्टर का एसी और डीसी के साथ कैसा बिहेवियर होगा। अगर इंडक्टर के इनपुट पर हम एसी देंगे तो आउटपुट में इंडक्टर से एसी पास नहीं होती है। ये मैं आइडियल रूप बता रहा हूं कि इंडक्टर से एसी पास नहीं होती है, परंतु प्रैक्टिकल में जब आप देखेंगे तो इंडक्टर से बहुत ही हल्के एम्पलीट्यूड की एसी पास होगी। इट डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट एसी सिग्नल। अगर इनपुट एसी सिग्नल का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो ये बिल्कुल नहीं पास होगी, और जितना कम होगा उतना पास होने के 1-8%, 10% चांसेस होंगे। इसे आप समझने के लिए ऐसे समझ लीजिए कि जब एसी सिग्नल इंडक्टर के पास आएगी, ऐसे ऐसे गुजरेगी, तो ये इसमें उलझ के रह जाएगी और ये इसके द्वारा पास नहीं हो पाएगी। ये लेमैन रूल है समझने का कि इंडक्टर से एसी पास क्यों नहीं होगी, तो क्योंकि वो उसमें उलझ के रह जाएगी। एक्चुअल में तो एक करंट ऐसे फ्लो होती नहीं है, वो तो थ्योरी और फार्मूले पे काम करती है, बट समझने के लिए यह है कि इंडक्टर में एसी अटक के रह जाएगी और दूसरे साइड में हमको एसी सिग्नल नहीं मिलेगा। अब ये देख लेते हैं कि इसका डीसी के साथ क्या बिहेवियर होगा। जब हम इसके इनपुट पर डीसी अप्लाई करेंगे तो आउटपुट में डीसी मिलेगी, डीसी एम्पलीट्यूड मिलेगा, यानी ये डीसी को ब्लॉक नहीं करेगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि डीसी स्ट्रेट लाइन में चलती है और ये इसके बीच में से सीधे निकल जाएगी, पार हो जाएगी, और आउटपुट में आपको डीसी मिलेगा। तो ये लेमन समझने का अंडरस्टैंडिंग है, ताकि आप भविष्य में कभी कंफ्यूज ना हो। तो इनपुट में अगर इंडक्टर के डीसी अप्लाई किया जाए तो आउटपुट में डीसी सिग्नल आपको अवेलेबल होगा। चूंकि ये लो फ्रीक्वेंसी, डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, तो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को पास करता है, इसीलिए इसका उपयोग आपके घरों में लो पास फिल्टर, कारों में लो पास फिल्टर में होता है। लो पास फिल्टर का मतलब ये है कि लो फ्रीक्वेंसी को पास करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कर देगा। तो जो घरों में स्पीकर में वूफर्स होते हैं जिनसे धम धम की आवाज़ आती है, उनके पहले लो पास फिल्टर लगाए जाते हैं, ताकि वो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को ट्विटर की तरफ चले जाए, भेज दें, और लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को पास कर दें, जिससे स्पीकर में एक अच्छा बास मिले। अब हम आते हैं मैथमेटिक्स पे। मैथमेटिक्स, साइंस ये कहता है अगर कोई भी चीज़ मैथमेटिकली प्रूफ नहीं हो सकती, कोई भी चीज़ अगर मैथमेटिकली प्रूफ नहीं कर सकते, तो वो सिर्फ थ्योरी है, वो ट्रूथ नहीं है। ट्रूथ वो तभी बनेगा जब उसको मैथमेटिक्स सपोर्ट करेगी। तो मैथमेटिक्स कैसे सपोर्ट करेगी। रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो R = ρL/A होता है, ठीक है। वेयर रो इज रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी इज स्पेसिफिक फॉर एवरी मटेरियल, हर मटेरियल की स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी होती है जो कि फिक्स होती है।
L लेंथ है, जितना लंबा हमारा स्पीक ब्रेकर होगा उतना ही जो है आउटपुट में एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, चाहे AC का हो चाहे DC का हो, आउटपुट में एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। इसको ऐसे आप समझ सकते हैं। अब हम आते हैं इंडक्टर पे, सॉरी कैपेसिटर पे। कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है Xc = 1/2πfc होता है। यहाँ पर आप देखिए फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट बॉटम में है, यानी जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होता जाएगा। इसका मतलब एक तरह से रेजिस्टेंस समझ लीजिए, इसका रेजिस्टेंस कम होता जाएगा और इसमें से AC सिग्नल पास हो जाएगी। जितनी हाई फ्रीक्वेंसी की AC सिग्नल होगी उतने ही आसानी से पास हो जाएगी। इसके बाद हम आते हैं इंडक्टर पे। इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है 2πfl होता है। इसमें फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऊपर है, इसका मतलब जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसके उलझने की चांसेस उतनी ज्यादा होंगी और वो इंडक्टर से पास नहीं होगा। इन तीनों के ही जनरली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये कैपेसिटर है, ये इंडक्टर है और रेजिस्टेंस है। तीनों के ही जो यूनिट होते हैं मेजरमेंट, यानी रेजिस्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, तीनों का मेजरमेंट यूनिट जो है वो हमेशा ओम होता है। अब आते हैं थोड़ा सा लीड और लैग। ये एक बेसिक फंडा है कि करंट लीड करेगी या लैग करेगी किसमें, इसमें भी लोग कंफ्यूज होते हैं। तो रेजिस्टेंस के केस में करंट अगर वेक्टर फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करेंगे तो करंट के रेजिस्टेंस के केस में वोल्टेज और करंट सेम फेज में होंगे, ठीक है। अब आते हैं कैपेसिटर केस में। कैपेसिटर के केस में करंट 90 डिग्री लीड करेगी। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि करंट जो है यहाँ से ये 90 डिग्री लीड कर रही है। इसका मतलब ये है कि जिस समय वोल्टेज की वैल्यू 0 होगी तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी, वो 90 डिग्री आगे चलेगी। इसके बाद हम आते हैं, अच्छा इसको कैसे याद करने की चीज है, याद करने के लिए सिंपल फार्मूला है, C फॉर कैपेसिटर, C फॉर करंट, करंट लीड करेगा। बस आप रेजिस्टेंस में क्लियर है कि वो जो है एक साथ रहेंगे। इंडक्टर और कैपेसिटेंस में कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो एकदम रिवाइज कर लीजिए, C फॉर कैपेसिटर, C फॉर करंट, तो कैपेसिटर में करंट लीड करेगा। अब आते हैं इंडक्टर में। अगर कैपेसिटर में करंट लीड कर रहा है तो इंडक्टर में उसका अपोजिट होगा, वो वोल्टेज से लैग करेगा। थोड़ा सा एक और चीज इसमें जान लेते हैं। कैपेसिटर और इंडक्टर में एनर्जी स्टोर भी हो सकती है। कैपेसिटर में हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है और इंडक्टर में हमेशा मैग्नेटिक फॉर्म में स्टोर होती है। आपको एक कॉइल के फॉर्म में दिख रहा है, तो आप इसको समझ लीजिए ऐसे कि कॉइल है तो जनरली कॉइल मैग्नेट बनते हैं, तो समझ लीजिए ये मैग्नेटिक फॉर्म में स्टोर होता है और कैपेसिटर में हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक के फॉर्म में जो है एनर्जी स्टोर होता है। कुछ फार्मूले हैं। कैपेसिटर में हमेशा ध्यान देने की बात है, कैपेसिटर अगर सीरीज में हो तो उसमें जो फार्मूला एप्लीकेबल होगा वो पैरेलल के लिए होगा, और इंडक्टर अगर सीरीज में हो तो उसमें रेजिस्टेंस वाला ही रूल चलता है कि सीरीज में है तो वो ऐड होंगे और अगर पैरेलल में है तो पैरेलल के रूल लगेंगे, लेकिन कैपेसिटर के केस में उल्टा होता है। इसके बाद एक लास्ट बट नॉट लीस्ट, द एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एनर्जी ऑफ एन इंडक्टर इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ।